अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 26 जनवरी 2023। विषय है भारतीय गणतंत्र की सकारात्मक यात्रा। हम आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारी स्वतंत्र गणतांत्रिक व्यवस्था के 73 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले वर्ष औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए थे। आमतौर पर कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आया और उस यात्रा ने 7 दशक से अधिक का समय पार कर लिया है। इस अवधि में हमारे देश में लोकतंत्र की पैठ गहरी हुई है। समाज की संरचना और उसके प्रमुख ढांचे भी उत्तरोत्तर लोकतांत्रिक होते गए हैं, चाहे वह राजनीतिक ढांचा हो, सामाजिक ढांचा हो, सांस्कृतिक ढांचा हो। लोकतांत्रिक होने की इस प्रक्रिया को लेकर मुख्य रूप से 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क है कि चूंकि यह प्रक्रिया सामंती पृष्ठभूमि से निकली है, तो लोकतंत्र के नीचे तक पहुंच पाना एक मुश्किल प्रक्रिया है। दूसरा तर्क है कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ होता है। जब हमारे यहाँ महाजनपदों या गणराज्यों का विकास हुआ, उस काल में शासक का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों द्वारा किया जाता था। इस संबंध में काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। इस तर्क के आधार पर ही भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। ऐसे में भारतीय समाज में एक अंतर्निहित लोकतंत्र चेतना उपस्थित है। इस आधारभूत संरचना के कारण स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का विस्तार होता गया है। भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है और बीते 7 दशकों में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, गतिविधियों एवं प्रयासों के माध्यम से नीचे तक गणतंत्र को फैलाने का कार्य हुआ है। समाज की आधारभूत संरचनाओं तक लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। जहाँ तक इस यात्रा में कमियों अथवा अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के फलीभूत होने या न होने का प्रश्न है, तो मेरा मानना है कि देश में लोकतांत्रिक चेतना का तो व्यापक प्रसार हुआ है। इस प्रसार की प्रक्रिया में संघर्ष होते हैं, निराशा भी होती है, आशा भी जगती है। यह सब भी हो रहा है और इसी के साथ जनतंत्र भी फैलता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जनतांत्रिक राज्य से जो लाभ मिलने चाहिए, आशाएं कितनी भी पूरी हुई हो, तो हमें यह समझना चाहिए कि आशाएं कभी भी पूरी नहीं होती। होता यह है कि हम एक समय में एक लक्ष्य या आशा रखते हैं कि हमें यह मिल जाए। आकांक्षा रखने की भी समुदाय में एक क्षमता होती है। उस आधार पर आशा की जाती है। जब वह पूरी हो जाती है तो आकांक्षाओं का भी विस्तार हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। हमें यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की यह भी एक विशेषता है कि वह हमेशा आशाएं जगाता है। इसलिए लोकतांत्रिक राज्य से हर व्यक्ति पाता भी है और अधिक पाने की अपेक्षा भी रखता है। ऐसे में हमें शिकायतें भी सुनाई पड़ती हैं कि यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, लेकिन तब बहुत कुछ मिल चुका होता है और अधिक की चाहत पनप चुकी होती है। संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में बाबा साहब अम्बेडकर ने रेखांकित किया था कि
राजनीतिक समानता तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित होगी। यह सटीक कसौटी है। उस दिशा में हम दिखा रहे हैं कि सामाजिक समानता की ओर हम निरंतर अग्रसर हैं। हमारे समाज की जो पिरामिड सरीखी संरचना रही है, अब वह धीरे धीरे समानता के धरातल पर आ रही है। इस समानता को हासिल करने के लिए हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र राज्य, हमारी संस्थाएं सभी प्रतिबद्ध हैं। उसमें टकराहट होनी स्वाभाविक है और चाहतें भी बढ़ रही हैं, पर वह प्रक्रिया चल रही है तथा सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से भविष्य की ओर की यात्रा का आकलन करें तो इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या में उसकी हिस्सेदारी बहुत अधिक है। यह जो युवा वर्ग है उसमें मुख्य रूप से दो श्रेणियां हैं। एक वह युवा है जो आधुनिकता में एक प्रकार से डूब गया है और अपनी जड़ों से कहीं न कहीं कट गया है। दूसरी प्रकार का युवा वह है जो लोकतंत्र के लाभ की प्राप्ति कर रहा है और अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी हम तरह तरह के युवाओं को रेखांकित कर सकते हैं। भविष्य में साइबर स्पेस, आधुनिकता, वैश्वीकरण, उदार अर्थव्यवस्था आदि अहम होंगे। इन कारकों ने हमारे समाज पर अलग अलग ढंग से प्रभाव डाला है। अभी हम कोरोना महामारी के साए से बाहर निकले हैं। इस स्थिति में हमारे युवा को स्वयं को पुनर्निर्मित करना है ताकि वह चुनौतियों और प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। भविष्य को लेकर मुझे नहीं लगता है कि हमारी राह में कोई बड़ी बाधा है। अगर हमारे पास हमारे लोकतांत्रिक राज्य में हमारी संस्थाओं में परिवर्तन को लेकर इच्छा शक्ति है तो निश्चित ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो पहले से चली आ रही सामाजिक मानसिकता और नए परिवर्तनों के एवं चाह के साथ कैसे संवाद हो, इस पर सोच विचार की आवश्यकता है। इसके लिए हमें एक नई भाषा गढ़नी होगी ताकि इनके बीच एक पुल बन सके। यह भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यह ऊपर से थोपी गई प्रतीत हो। मेरा मानना है कि इस दिशा में नीति निर्धारकों, राजनेताओं, प्रशासकों, साहित्यकार, बुद्धिजीवी आदि को मिलजुल कर प्रयत्नशील होना चाहिए। हमारी गणतांत्रिक यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि भी यह रही है कि सर्वाधिक परिवर्तन और चेतना का प्रसार वंचित समुदायों में ही हुआ है, जो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा है। लोकतंत्र और सत्ता में उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऊपरी तबकों में स्थायित्व के कारण बदलाव को देखना भले मुश्किल हो, पर सबाल्टर्न वर्ग में बड़े बदलाव आए हैं। यह हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था की बड़ी सफलता है। साहित्यिक के समुदाय का हिस्सा होने के नाते मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो साहित्य का क्षेत्र है, जो रचनात्मक स्फीयर है, उसको एक ऐसी भाषा और ऐसे लेखन के विकास के लिए प्रयासरत होना चाहिए जो हमारी जड़ों की सामाजिक मानसिकता को आधुनिक चाहतों के साथ जोड़ सके तथा एक सामाजिक परिवर्तन के रचना कर्म का आधार बन सके। गणतांत्रिक यात्रा के अब तक के अनुभव और उपलब्धि हमें भविष्य के प्रति आश्वस्त करती
है। अगला विषय है ऐतिहासिक परेड। इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का प्रारंभ 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने के साथ हुआ है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ यानी पूर्व नाम राजपथ पर राष्ट्र की विविधता को प्रदर्शित करने वाली झांकियों के साथ साथ सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल की विभिन्न टुकड़ियों की परेड मुख्य आकर्षण होती है। इस वर्ष इस परेड की विशेषता यह है कि इसमें प्रदर्शित होने वाले अस्त्र शस्त्र आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही निर्मित किए गए हैं। नए नामकरण के बाद कर्तव्य पथ पर होने वाली पहली परेड में जो 21 तोपों की सलामी होगी वे 105 mm इंडियन फील्ड तोपें हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाली गोला बारूद भी स्वदेशी है। इस अवसर पर आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी प्रदर्शित हो रही हैं। इनके अलावा K9 ब्रज हावित्जर, MBT अर्जुन, नाग एंटी टैंक मिसाइल, क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन आदि भी होंगे। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहा है। इस कारण तो हमें विदेशी मुद्रा में अधिक दाम देना पड़ता है तथा रक्षा तकनीक के मामले में हमें आमतौर पर देर से अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं। हालांकि हमें उनके बड़े देशों का सहयोग मिलता रहा है, पर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की आकांक्षा हमें रही है। बीते कुछ वर्षों से इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। सरकार ने कई ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिन्हें बाहर से आयात करने पर रोक लगा दी गई है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को उन्हें देश में ही बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद कई क्षेत्रों में देश में ही उत्पादन करने की प्रक्रिया को गति मिली है। सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश और सहयोग को भी बढ़ाने पर ध्यान दिया है, क्योंकि आत्मनिर्भर एक लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना भी है। उल्लेखनीय है कि 2017 और 2021 के बीच भारत और रक्षा निर्यात 1520 करोड़ रुपये से बढ़कर 8435 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 14 करोड़ रुपये की स्तर पर पहुंच गया। रक्षा उपकरणों के स्वदेश निर्माण से आयात पर निर्भरता भी घटेगी और उनकी लागत भी। अगला विषय है बहुत सी खुश नसीबी में कई उदासियां भी हैं। बहुत सी खुशनसीबी में कई उदासियां भी है। चार्ल्स डिकेंस की एक पंक्ति है, यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। भारतीय गणतंत्र के सफ़र को देखें तो कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती है। हमने गणतंत्र बनने के बाद बीते 7 दशक में कई तरह की बाधाओं को पार किया, लेकिन अब भी कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अगर सिर्फ महिलाओं की पिछले 70 वर्षों की यात्रा पर नज़र डालें तो यह एक शानदार समय रहा, पर कठिन भी। कुछ कठिनाइयाँ आज भी समाज और सत्ता में बरकरार हैं। यह समय खुशनसीब इस अर्थों में रहा कि महिलाओं ने सदियों के अंधेरे को पार किया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दुखदायी वैधव्य
जैसी कुप्रथाओं से उबर कर महिलाओं ने पढ़ने लिखने नौकरी करने की आज़ादी हासिल की। आज स्त्री की पहचान माँ, पत्नी, बहन और बेटी के दायरे से बाहर निकलकर स्वतंत्र, आर्थिक रूप से सक्षम और अपने फैसले खुद करने वाली सशक्त स्त्री की है। इस अवधि ने इंदिरा गांधी को देखा, मदर टेरेसा को देखा, मृणाल गौरे और मेधा पाटकर को देखा। पुरुष केंद्रित समाज में महिलाओं ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई। अंततः 2020 में सेना में भी महिलाओं को अस्थायी कमीशन मिला। मोबाइल और इंटरनेट क्रांति से महिलाओं को दुनिया से संवाद करने, अपने विचार रखने, मुद्दे उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन इन दशकों ने महिलाओं पर गजब के कहर भी ढाए हैं। देश ने निर्भया कांड देखा, हाथरस की घटना देखी, सोरी के साथ हुई अमानवीयता देखी। महिलाओं के साथ साथ होने वाली हिंसा की अनगिनत घटनाएं हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, जहां उनकी आमदनी और स्वास्थ्य का संकट कायम है। मनुष्य विरोधी विकास और बाजारवाद की आंधी ने उन छोटे मोटे कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया है जिसे पहले महिलाएं चलाती थीं। जो महिलाएं पहले एक हुनरमंद बुनकर थीं या खेतीहर थीं, वे आज मजदूरी कर रही हैं, या फिर फेरी वाली बन गई हैं, या देह व्यापार में चली गई हैं। एक बड़ा क्रूर सच यह है कि देह व्यापार में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के कठिन जीवन को मैंने नज़दीक से देखा है। आदिवासी इलाकों में कई आदिवासी महिलाएं ऐसे मिलेंगी जिनकी पीठ पर बच्चा और हाथ में कुदाल है। बीते 70 साल में वह बच्चा पीठ से गोद पर नहीं आया। इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या होगी। आप मछुआरों की बस्ती में जाकर देखें। जो मछुआर ने सुबह से शाम तक जाल लिए खड़ी रहती हैं। उनके हाथ में दिन भर महज 2 से 300 रुपये आते हैं। मजदूर महिलाओं को मिलने वाले मेहनताने का भी यही हाल है। यह डरावना सच है। इस समय का चमकता सच है कि देश ने हरित क्रांति, संचार क्रांति देखी, पोस्ट कार्ड में ईमेल के युग में पहुंचा। IIT, IIM, JNU, DU जैसे उत्कृष्ट संस्थानों का विकास और विस्तार हुआ। मेडिकल साइंस ने भारतीयों की औसत आयु बढ़ा दी। हाशिए के लोगों का शिक्षा और राजनीति के प्रतिनिधित्व बढ़ा। बड़े बड़े बांध बने, हाईवे बने, स्टार्टअप सिटी बनी। लेकिन दर्दनाक सत्य यह भी है कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की, लाखों आदिवासी विस्थापित हुए। विकास और उदारीकरण की आंधी में उनके कृषि आधारित परंपरागत उद्योग धंधे चौपट हुए। वे छोटे मजदूर बन गए। एटॉमिक पावर बन गए। भारत की एक बड़ी आबादी फुटपाथ पर सोती है और किसी रईसजादे की महंगी गाड़ी उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाती है और उस रईसजादे पर खरोंच तक नहीं आती। इस समय का एक सच ये भी है कि
80 करोड़ भारतीय जनता आज भी सरकारी सहायता से पेट भर रही है। स्त्री मजबूत बने, ताकतवर बने, इसके लिए देखना होगा कि स्त्री समस्या की जड़ें कहाँ हैं। स्त्री की आधी समस्या खत्म हो जाएगी यदि पुरुष और समाज अपनी सामंती व मर्दवादी सोच से मुक्त हो जाए। अब सवाल यह है कि इस सोच को दाना पानी कहाँ से मिलता है। कोई भी धर्म स्त्री और पुरुष को समान नहीं मानता है। इसलिए एक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है जो समाज को धार्मिक के वर्चस्व से मुक्त कर सकें। दूसरी बात यह है कि स्त्री का आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना जरूरी है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट ने कहा था कि स्त्री तब तक ताकतवर नहीं हो सकती जब तक कि उसके नाम की पासबुक नहीं होगी। स्त्री सशक्तिकरण पुरुषों की नकल करने में नहीं बल्कि अपने भीतर की उस तरंग को पहचानने में है जिनके लिए स्त्री आई है। इस धरती पर पूंजीवादी बाजार स्त्री को लगातार एक व्यक्ति के एक वस्तु में तब्दील कर रहा है। अब यह जरूरी है कि स्त्री बाजार की इस चाल को समझने और इसके प्रशंसा पत्र को अस्वीकार करें जिसमें सिर्फ उसकी देह की सुंदरता को सम्मानित किया गया हो, उसकी बुद्धि और प्रतिभा को नहीं। वह लोकतंत्र की ओर देखे, घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। अगला विषय है ब्रिटिश उपनिवेश और भारत के घाव। एक सर्वे के अनुसार 32% ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटिश औपनिवेशिक पर गर्व है। उनके अनुसार औपनिवेशिक ने ही उस समय की दुनिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन सच्चाई इसके कदम एकदम विपरीत है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रिटिश राज के दौरान 1810 में भारत के 23% लोग गरीब थे, जो 20वीं शताब्दी के मध्य तक 50% तक पहुंच गए। वर्ष 1810 से 1920 तक का दौर ब्रिटिश भारत के लिए अंधकार का युग था। इस समयावधि में भारतीयों की नवीन प्रत्याशा दर 26.7 वर्ष से घटकर 21.9 वर्ष पर आ गई। प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु दर 37.2% से बढ़कर 44.2% वर्ष हो गई। इस दौरान 5 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। आखिरकार वह कौन सी नीतियां थी जिसने भारत की ऐसी दुर्दशा की। ब्रिटेन ने भारत में सबसे पहले विनिर्माण क्षेत्र पर हमला किया। उपनिवेश से पहले भारत वस्तुओं का दुनिया भर में बड़ा निर्यातक देश था। ब्रिटेन ने अपने उत्पादों पर कम टैरिफ लगाकर भारतीय बाजार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और आम व्यापारियों और लोगों की कमर तोड़ दी। चीज़ें तब और ख़राब हुई जब भारत से कमाए गए धन का उपयोग लंदन के विकास और नई कॉलोनियाँ बनाने के लिए किया गया। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। जब भारत भीषण भूखमरी का सामना कर रहा था, तब भी ब्रिटिश सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं का निर्यात जारी था। इस समयकाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु भूख की वजह से हो गई। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, न ही ब्रिटेन के अपराधों को मिटाया जा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जिस दुर्दशा की मार आज तक भारत की जनता झेल रही है,
उसकी क्षतिपूर्ति हो। अगला विषय है संविधान की रक्षा। हमें अपनी खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता द्वारा और जनता के लिए एक सरकार होगी। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। जहाँ संवैधानिक उपाय खुले हों वहाँ इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता के कुछ विकास के अवसर और अन्य को पतन के कुछ लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे उन दिनों की याद है जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारत की जनता इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र कहना अधिक पसंद था। हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे। यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। स्वतंत्रता आनंद की विषय है। अगला विषय है आशाओं का संबल है गणतंत्र दिवस। जिंदगी के कर्तव्य पथ पर कदमताल करती भारतीय महिलाओं के लिए गणतंत्र दिवस उपलब्धियों के जश्न का दिन भी है और आशाएं संजोए सोच को बदल देने का अवसर भी। यह दिन भविष्य संभालने की उम्मीदों को सहेजने का मौका भी है और देश की तरक्की में अपने भागीदारी को मुड़कर देखने का मोड़ भी। आज देश की 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आधी सदी से ज़्यादा के इस दौर में संविधान से मिले अधिकार और समाज से मिले संबल से महिलाओं ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। तयशुदा खांचे तोड़े हैं, सामुदायिक सोच को नई दिशा मोड़ा है, साथ ही खुलकर सामने रखे हैं। खुद से ही किए स्वतंत्र अस्तित्व गढ़ने के बाद और देश का मान बढ़ाने के इरादे को हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड की कदमताल से लेकर फाइटर जेट की उड़ान तक का सफ़र सुखद बदलाव की इंद्रधनुषी रंग लिए हैं। आशाओं और उपलब्धियों के सतरंजी संसार को
रचने की कर्णधार महिलाएं हैं, जो हर बंधन से लड़कर मुकम्मल पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों में मौजूदगी दर्ज करवा रही बेटियां जब अपनी टुकड़ी की अगवानी करती हैं तो उनकी सधी नज़रें बेहतरी भरे बदलावों पर टिकी होती हैं। मजबूती से कदम आगे बढ़ाने का यह जज्बा आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज के डिजिटल युग तक साफ देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस स्त्री पुरुष के भेद से परे बराबरी की बुनियाद को पुख्ता करने के संदेश को दोहराने का उत्सव है, जो कर्तव्य याद रखने और एक दूजे के अधिकारों में दखल न देने की बात याद दिलाता है। आज़ाद भारत की महिलाओं ने भी अपना अधिकार लेते हुए कहीं न कहीं समाज को अपने कर्तव्य की याद दिलाए हैं। आधी आबादी ने बतौर एक नागरिक सुरक्षा, सम्मान, पहचान और खुलकर जीने का अधिकार लेते हुए पूरे समाज के लिए नए सिरे से सोचने का परिवेश बनाया है। गणतंत्र का अर्थ ही है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता साधारण में समाहित हो। ऐसे में देश की महिलाओं पर समाज अपने नियम क्यों थोपे, परिवार मनचाहा बंधन क्यों लगाए? ऐसे बहुत से सवाल स्त्रियों ने बुलंद आवाज़ में उठाए। गण के तंत्र यानी आम जन के सिस्टम में अपनी भूमिका पुख्ता की। बेहतर भूमिका से जुड़ी यही आशाएं मन को संबल देती हैं, जिससे हर जद्दोजहद में जीतने के भाव को बल मिलता है। आशाएं भावी उपलब्धियों की तस्वीर का कैनवस होती है, जिस पर महिलाओं ने सुखद भविष्य की तस्वीर उकेरने का हौसला दिखाया है। एक सकारात्मक जिद के साथ घर से लेकर दफ्तर तक अपनी बात कहने का मुद्दा दिखाया है। आधी आबादी की यह ऊर्जावान और समर्थ छवि पूरे समाज को सशक्त बनाने वाली है। अगला विषय है माँ शारदे की आराधना। आज बसंत पंचमी है। इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की परंपरा है। शैक्षणिक संस्थाओं में सभी बच्चे माँ की आराधना करते हैं। स्कूल की पोशाक से हटकर रंग बिरंगे परिधान पहने वो पूजा की तैयारियों में जुटे बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। माँ सरस्वती सभी को विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद दें। इसी कामना के साथ इस वर्ष भी देश के अधिकांश हिस्से में धूमधाम से सरस्वती पूजा व बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। आता है पावन गणतंत्र दिवस। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मना रहा है। वर्ष 1950 में 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए यह दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए आनंद और उल्लास का दिन है। यह दिवस हमें नव ऊर्जा संचित कर राष्ट्र कल्याण के प्रति प्रेरणा देता है। और पर राष्ट्र का कल्याण तभी संभव है जब उसका प्रत्येक नागरिक खुशहाल हो। ऐसे में इस दिवस यह प्रण लेने की जरूरत है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को सहयोग करेंगे और एक समतामूलक समाज बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ आज का प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।